हे एवरीवन, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक ही शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। यस, फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कहीं करंट में फेस हो जाते हैं, कहीं रेजिस्टेंस में फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम ये चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले इलेक्ट्रिसिटी टफ है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो अब तो करंट मेरे कंट्रोल में है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, जैसे कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप आएंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, फिर इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इंड में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, हर कंसेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक्स और रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा ताकि आपको सिर्फ याद ना हो, समझ में भी आए और अप्लाई भी कर सको। तो बस एक रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रैक्शन को ऑफ कीजिए और अपना फोकस ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी पूरा चैप्टर अच्छे से कन्वर्ट करेगा, कंप्लीट करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फुल पावर वन शॉट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से ये चैप्टर जो है सारा एनसीईआरटी, फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें विदाउट एनसीईआरटी कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी का जो पहला जो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। करंट, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मेटेलिक वायर, कोई भी मेटेलिक वायर से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो वो चार्ज फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि टॉर्च हो गया या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गया, उसमें जो भी करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका क्या है कि क्या रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा जब हम लोग कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ फॉर्म करेंगे। कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है ऐसा करके ये पाथ क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ये पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। क्लोज्ड लूप होना चाहिए, तब ही हम लोग करंट फ्लो करवा सकते हैं। और क्या लिखा है? पहला चीज तो होना चाहिए, करंट फ्लो करने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ये हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो, और वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस, क्या लिखा है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, उसी हिसाब से मैंने ये लेक्चर डिजाइन किया है। ये पूछा जाएगा आपको, पहला पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में आप बोलिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल मेटेलिक वायर पे दे दीजिएगा, टॉर्च में। और सेकंड पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारा एनसीईआरटी का तो ये पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने का चांस भी है। सो ये इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप डेफिनेशन क्या दीजिएगा? अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ देखिए, एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है तो आपको यहाँ इस क्लोज्ड पाथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्ड, जहां जहां बोल्ड बोल्ड करके लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना करंट फ्लो होगा, उस जितना चार्ज फ्लो होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में अगर कोई पूछेगा आपसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड बोल सकते हैं। तो दो डेफिनेशन आपको यहाँ से पता चला, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट में? फॉर्मूला है, वो बोला है कंसीडर नेट चार्ज क्यू फ्लोज across a section of a conductor in time t, then current I through the cross section is। तो क्या बोल रहा है? I equal to Q by T। ये फॉर्मूला जो है अभी मैंने बताया था, क्या फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है Q by T। मींस अगर आपको चार्ज पता हो और जितना टाइम में वो चार्ज फ्लो हुआ है वो पता हो तो आप इजीली करंट पता कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपको दिया चार्ज 10 कूलम, कूलम क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज, और 2 सेकंड में दिया है, आप इजीली पता कर सकते हैं आपका करंट जो होगा वो कितना होगा? 5 सेकंड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बोला, जो रेट ऑफ जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। समटाइम्स आपको क्यू इक्वल टू एन ई लेने को भी मिलेगा। क्यू इक्वल टू क्या लेने को मिलेगा? क्यू इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। सपोज अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखिएगा, और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो कभी कभी क्यू इक्वल टू एन आपको पुट करना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो दिया हुआ है। आपको क्या, मेन फॉर्मूला आपका होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलवेज बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले मैंने सीखा इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन देखा, और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं ये फॉर्मूला।
फोर्थ है इसका अब हम लोग बात करते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट का। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या लिखा है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये जो इंपॉर्टेंट जहां जहां आपका बोल्ड है वो आप लिखिएगा और इसको पूरा दिमाग में रखिएगा। अगर पूछा जाए ऑप्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पूछने का चांस है आपका ऑप्शन में। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? कूलम। आपको ये दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। जहां मैंने स्टार लगाते गया वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कूलम। इट इज इक्विवेलेंट चार्ज कंटेंट इन 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये बोला गया है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जबकि 1 कूलम चार्ज इक्वल टू होता है 6 into 10 की पावर 18 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम और 1 कूलम इक्वल टू 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांस है। कैसे पूछेगा चांस? कैसे पूछेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पूछेगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मच। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अगर आपका ऑप्शन रहेगा 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम, आप उसको आपको अप्लाई करना है। और 1 कूलम इक्वल टू, अगर लिखा है कि 1 कूलम कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ऑलवेज पूछा जाता है। तो मेरा अभी तक दो डेफिनेशन बना, एक इलेक्ट्रिक करंट का और इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर हमने पढ़ा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। उसके बाद मैंने पढ़ा एक इलेक्ट्रॉन कितने, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम चार्ज के बराबर होता है। यहाँ दोनों लिखा हुआ है, 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलम चार्ज, जो मैंने यहाँ लिखा है। एक कूलम चार्ज 16 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वहीं एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। तो अब ये बोलते हैं ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है और ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। जहां जहां मैं स्टार लगाया, जहां जहां मैं टिक लगाया है, वो वहां से ऑब्जेक्टिव बनने का हाई चांस है। तो अब देखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। देखिए, पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. बोला करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। हमेशा सीबीएसई में पूछा जाता है कि गिवन क्या है, वो गिवन को नोट, गिवन का नोट करने का मेरे को नंबर मिलता है। तो अगर आप गिवन नोट कीजिएगा तो आपको उसका हाफ और 1 नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप गिवन नोट करो। तो गिवन है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आई इक्वल टू कितना है? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट्स। तो क्योंकि टाइम का जो मेन यूनिट होता है सेकंड में होता है, तो आप जिस 10 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो। 10 मिनट को 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 10 मिनट इक्वल टू 600 सेकंड। तो बस क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्या पूछा? इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा। तो मैंने जस्ट अभी पढ़ा है क्या पूरा बाबू? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू आई बाई टी लिख दूं क्या? क्यू इक्वल टू ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू आई बाई टी। तो इसको लगाता हूँ, ठीक है। तो लगाया मैंने, क्या लिखा? क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई कितना है? 0.5 इंटू 600। 0.5 इंटू 600 कितना? 300 कूलम। तो इस पे न्यूमेरिकल आपका बनेगा, इस पे आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। ऑलवेज पूछा जाता है सिमिलर क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए दिया है और मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो लिखा है करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। सिमिलरली चलिए इसको नोट करते हैं, क्या गिवन है, पहले गिवन नोट करते हैं। गिवन नोट करते हैं, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, आई इक्वल टू गिवन है 10 एम्पियर्स, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। टाइम देखो, टाइम कितना लिखा हुआ है? 2 मिनट्स। टाइम 2 मिनट्स, यहाँ टाइम था कितना? 10 मिनट्स। अब यहाँ टाइम है 2 मिनट्स। सो इस 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज किया जाए, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 2 इंटू 60, तो कितना हो? 120 सेकंड। 120 सेकंड में मैंने चेंज किया। तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने सॉल्व किया, Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना है? 10 एंड टाइम कितना है? 120। तो कितना हो गया? 1200 चार्ज। 1200 क्या हो जाएगा बाब? कूलम चार्ज। तो Q इक्वल टू यहाँ से आया 1200 कूलम। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर सही हुआ। सो बोला इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। सो एन इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। Q कितना है? 1200 और इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर ये जीरो आएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? इसको डायरेक्ट करते हैं, 4 7 जा 28, फिर बचेगा कितना? 2 4 5 जा 20, 75 इंटू 10 की पावर 19, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा। तो इसको अच्छे से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 750 इंटू 10, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 21।
क्यों? 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेकंड का आंसर हुआ, ये फर्स्ट का आंसर Q इक्वल टू 1200। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो चलिए डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। क्या बोल रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक आप समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई भी सपोज करो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ एक नल लगा दिया गया, एक नल लगा दिया, चलो एक नल लगा दिया, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर फ्लो क्यों हो रहा है? ये वाटर फ्लो नहीं हो सकता अगर इसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसमें अगर एक वाटर का प्रेशर ना हो तो ये फ्लो नहीं हो सकता। इस जगह पे प्रेशर जरूर क्रिएट होता है, तब जगह वाटर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सिमिलरली अगर आप बोलोगे एक सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, तो एक सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता अगर उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा ना हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए, आपको करंट पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कितना वर्क डन करना पड़ता है? एक कूलम चार्ज को कहां से कहां? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो W इक्वल टू कितना आया फॉर्मूला आपका? V इंटू क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम लोग आप शॉर्ट्स नोट बनाते चलिएगा। हम लोगों ने अभी फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू NE, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा, और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखा, और Q इक्वल टू IT भी पढ़ा। अब थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये तीनों फॉर्मूला क्योंकि आपका रिवीजन होता रहे। थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं V इक्वल टू W बाई क्यू, वेयर W इक्वल टू V इंटू क्यू। So V is potential difference, Q is charge and W stands for work done। तो आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। अब ये चीज पूछा है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो कम पूछता है, बट ये जरूर पूछता है 1 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? पूछा कैसे जाएगा? पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, what do you mean by 1 volt? तो बोला 1 volt is the potential difference between two points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb। तो फॉर्मूला जो कैसे फॉर्मूला है? वर्क डन बाई चार्ज। तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि कितना 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इस फॉर्मूला में सिर्फ मुझे ये सेट करना है कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है कब? जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाया गया। तो यहाँ 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल ऑफ 1 कूलम है। यहाँ ये स्टार है, ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। तो आपका ये जो फोर्थ डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इलेक्ट्रिक सर्किट, थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड फोर्थ डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट का ये एग्जांपल है, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल जो ऐसा यूनिट है उसको कहते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। हमेशा हमेशा यही बोलते हैं, ठीक है। और जब चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चार्ज कहाँ फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल होता है हमेशा माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। बोल रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना? Q इक्वल टू 2 कूलम दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका बोला है 12 वोल्ट। तो क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा? सिंपल है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो आपका वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है? 2 कूलम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 24 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं होगा, बट आपको घबराना नहीं है। आपको जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला को आप इजी वे में लिखिएगा। तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, मैं अभी यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपको कौन कौन सा डेफिनेशन हुआ? इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्थ डेफिनेशन आपका क्या? 1 वोल्ट। सिमिलरली आपने क्या क्या पढ़ा? यूनिट्स क्या पढ़ा? चार्ज का यूनिट्स पढ़ा। सेकंड, ये सब चीज आपको नोट करना है। चार्ज का यूनिट्स पढ़ा, सेकंड करंट का यूनिट पढ़ा, और थर्ड क्या पढ़ा? वोल्ट का यूनिट पढ़ा। और आप लोगों आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? Q इक्वल टू N इंटू ई, Q इक्वल टू आई टी, और W इक्वल टू Q इंटू वी। तो चलिए बस मैंने क्विक रिवीजन करवाया और इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैं पहले बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब आप जैसे ऐसे आपको ऑप्शन देगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा क्या कि
ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ दिस कंपोनेंट, ऐसे लिखा है ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट बिलो कंपोनेंट, ऐसे रहेगा बिलो कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रिक, सपोज इलेक्ट्रिक बल्ब का रहेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का रहेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो ऐसा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको याद करना पड़ेगा। और वायर जो एंड का सिंबल एच टाइप से है, प्लग की का सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है और इलेक्ट्रिक बैटरी का सिंबल है। अच्छा, ये देखो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल में 1 है और बैटरी में कितना है, 3 सेल लगा हुआ है, 3 इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है। तो ये आपको कंफ्यूज ना कर दे। तो अगर आपको बोलेगा कि सेल का फिगर बनाओ तो ये सेल का बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का या बैटरी का, और ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। और स्विच, ओपन स्विच का क्या है और क्लोज स्विच का क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें तो समझना पड़ेगा कि ओपन स्विच में ये पॉइंट नहीं लगा होता है और क्लोज स्विच में पॉइंट लगा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का होगा रजिस्टर का, रजिस्टर का हम लोग बहुत पढ़ेंगे। वेरिएबल रजिस्टर का ये होता है और एमीटर का ए लिखा रहेगा और वोल्टमीटर का वी लिखा रहेगा। ये बहुत ईजी है और नंबर से स्कोर करने के लिए बहुत आसान है। अगर ये पूछ लिया आपको, आई थिंक 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर का पूछता है, ये 4 नंबर या 3 नंबर का पूछता है, तो किसी कोई 4 आपको इलेक्ट्रिक सर्किट देगा और बोलेगा कि इसका सिंबल डायग्राम ड्रॉ करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ आया, ओम्स लॉ 2 नंबर का पूछता है और ग्राफ थ्रू पूछता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, कौन दिया था, जॉर्ज सीमन ओम दिया था। कब रिलेशनशिप कब दिया था, ये 1854 में, 1827 में दिया था। और इसका जो लाइफ एंड डेट था वो 1787 से 1854 तक। और ये 1827 में ये दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो करंट का डिफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सीधा बोल रहा है ये, अगर कोई भी सर्किट है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा, सेम रेट से डिक्रीज होगा। कब होगा ये चीज, कांस्टेंट टेम्परेचर में। इसके लिए क्या जरूरी है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो जब भी आपको ओम्स लॉ पूछा जाए तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, आप जरूर लिखना यहाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं वोल्टेज बोल रहा हूँ, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो V अपॉन I इक्वल टू R होगा। तो ये आपका जो रिलेशन बनता है V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यह बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी में यूज कीजिएगा। तो V इक्वल टू आई आर इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं रेजिस्टेंस में। और रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी होता है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए। सपोज तो ये वायर है, ये वायर में ये रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या जितना करंट फ्लो होगा उसको ये कंट्रोल करेगा कि कितना करंट फ्लो होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये कौन कौन सा रेजिस्टेंस कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चलिए पहला फैक्टर देखते हैं, पहला फैक्टर है लेंथ। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो लिखा हुआ है यहाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस पहले किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस, ये इनवर्सली होता है एरिया से। अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। थर्ड, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टिविटी, इसके लिए रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी जो कि कांस्टेंट होता है, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता। हर मेटल का मटेरियल का नेचर उसके लिए सेम रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये तीनों को जब अटैच करते हैं तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ये फॉर्मूला, जहां रो होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है, किसी भी प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल। तो मटेरियल से मेरा कहने का मतलब है कि मेटल, ऐसा मेटल जिसका वर्क हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो और अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, तो उसका रेजिस्टिविटी हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो इसको बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं। और रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मैंने बोला क्या कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। इसका जो यूनिट बहुत पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का, बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो बोलते हैं ओम। और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर टिक लगा दे रहा हूँ, ये आपको नोट करना है जो फॉर्मूला। तो पूछेगा क्वेश्चन, इसमें कैसे पूछता है कि रेजिस्टेंस गिव मी 2 फैक्टर ऑफ वेयर रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट इन। तो आपको रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करना है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे।
तो देखिए ये वाला पॉइंट, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगर एनसीईआरटी का पॉइंट है डायरेक्ट पूछता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉयज इज वेरी लो। मेटल और एलॉयज का रेजिस्टिविटी क्या होता है? लो होता है। एग्जांपल और एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। मेटल का जो रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई। इसका इंसुलेटर का, इंसुलेटर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कहां से कहां तक होता है? 10 की पावर 12 to 10 की पावर 17 से। और इसका इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी होता है वेरी हाई होता है, बहुत सारा हाई होता है। और क्या थर्ड वाला लाइन है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। ये हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कौन? रेजिस्टिविटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस फर्स्ट डिपेंड करेगा लेंथ पे, इट्स एरिया पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर पे। और जबकि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। अब थर्ड पढ़ते हैं, resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metals. Alloy don't oxide readily at high temperature, so they are used in electrical heating device like electric toaster. क्या बोल रहा है? रेजिस्टिविटी, एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत हाई होता है, तो इसलिए हम ऐसा जिसमें हीट जो जिससे हमको हीट पैदा करना है, जो मेटल से हमको हीट पैदा करना है, उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं? एलॉय यूज करते हैं। क्यों एलॉय यूज करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों एलॉय यूज करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों एलॉय यूज करते हैं? तो क्या लिखा है? रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। सो क्योंकि एलॉय जो होता है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सो हमको हम इसमें किस में यूज करते हैं? हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? एलॉय यूज करते हैं। अगर कोई पूछेगा कि एलॉय क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, व्हाई एलॉय इज बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, आपका आंसर होगा कि एलॉय इज बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई। इसका मतलब ये हीट करता है। अगर रेजिस्टिविटी हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेट रुकेगा वहां, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा रुकेगा तो वो हीट ज्यादा होगा और ज्यादा हीट पैदा करेगा, तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे आयरन में यूज कर सकते हैं, तो उस जगह पे ऐसा मेटल यूज किया जाता है, ऐसा मेटल यूज किया जाता है जिसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो। तो जैसे एक एग्जांपल दिया यहाँ, टंगस्टन। टंगस्टन का जो रेजिस्टिविटी होता है, और टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है जो कि हीट देता है। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। कॉपर एल्यूमिनियम क्या होता है? वायर के लिए यूज होता है, ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। टंगस्टन जो होता है जिसका हाई रेजिस्टिविटी होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, जो बहुत ज्यादा हीट भी देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड है, हाउ मच how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of bulb filament is 1200 ohm? बिल्कुल सिंपल, ये करंट ओम्स लॉ पे क्वेश्चन है। हाउ मच करंट, कितना करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब से, अगर उसका कितना है, वोल्टेज कितना है, 220 गिवन है, वोल्टेज कितना है 220 गिवन है, और रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम गिवन है। तो इसका देखिए करंट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू कितना आएगा, V बाई आर। वोल्टेज कितना गिवन है, वोल्टेज गिवन है 220, और रेजिस्टेंस कितना है 1200। जब इनको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आके निकलेगा 0.18। कितना? 0.18। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100। सिंपल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आने का चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आने का चांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 100 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, I इक्वल टू वी बाई आर, सेम फार्मूला, वोल्टेज 220 बाई 100 इक्वल टू 2.2 एम्पियर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased by 120 volt, increase to 120 volt या 120 volt लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, सबसे पहले क्या किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। रेजिस्टेंस कितना आया, V और I गिवन है, तो रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू V बाई आई, तो 60 बाई 4 इक्वल टू 15 ओम। तो ये सेम 15 ओम इस पे पुट कर दिया, तो करंट इक्वल टू जो सेकंड वाला है 120 वोल्ट में, उसमें करंट में पुट कर दिया, तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। अरे गाना बंद कर दो यार।
तो क्या है इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द टर्मिनल ऑफ हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉस अ 400। तो बोल रहा है क्या कि पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर 120 वोल्ट के लिए यूज करेंगे कि कितना करंट हुआ। तो 120 वोल्ट इक्वल टू करंट इक्वल टू V by R, तो 120 by 15 इक्वल टू 8 एम्पीयर। सॉरी ये थोड़ा सा छुप गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। रेजिस्टेंस से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फॉर्मूला में R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए में, और सेकंड पूछा जाएगा कि अगर लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन समझ में आएगा। पूछा रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 26 ओम गिवन है। लेंथ ऑफ वायर कितना है, 1 मीटर गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर ऑफ द वायर कितना है, 0.3 mm है। उसको उसका तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0.3 बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो ये हो गया। फिर रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर पूछ रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल, यही लिखा है। तो R इंटू ए बाई ए का वैल्यू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि डायमीटर का आधा किया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको इतना वैल्यू आएगा। सिमिलरली ये रेजिस्टिविटी आपका हो जाएगा अगर वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो फर्स्ट जो था उस जगह पे R का जो फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, तो पहले क्या था, रो एल अपॉन ए 4 ओम था। सेकंड में क्या हुआ, लेंथ आधा हो गया। जब लेंथ आधा होगा तो और एरिया कितना हो गया 2A, तो लेंथ आधा कर दिया, L by 2 L के प्लेस पे L by 2 पुट किए और एरिया के प्लेस पे 2A पुट किए। तो क्या हो गया, जब ये 2 नीचे आएगा तो 1/4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ 4। तो रो एल बाई ए का वैल्यू 4 पुट किए, तो 1/4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में ये फॉर्मूला पे बनेगा, और सेकंड बनेगा प्रोपोर्शनलिटी में। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि ये फॉर्मूला अगर ट्वाइस कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, थ्राइस कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये आप लोग 1 बाय 1 हर सारा चीज पढ़ते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस इन सीरीज पूछता है कि डिराइव कैसे होगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, ये होता है तीन एक और एक से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब एक रेजिस्टेंस ऐड किया मैंने, दूसरा रेजिस्टेंस ऐड किया, तीसरा रेजिस्टेंस ऐड किया, चौथा रेजिस्टेंस ऐड किया, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 2 ओम हुआ, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा, टोटल नेट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, उसको ऐड करके होगा। जैसे कि 2 + 3, 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा, 14। तो सिमिलरली जब ये नेट रेजिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला है RS = R1 + R2 + R3, मींस तीनों रेजिस्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस को इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या है प्रूफ, प्रूफ ये है कि अप्लाइंग ओम्स, एक करंट है, करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट पे, उसमें तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 गिवन है, और एक एमीटर लगा हुआ है। अभी एमीटर का मैंने डायग्राम सिंबल पढ़ा था। एक वोल्ट सोर्स है, सेल है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो बोल रहा है क्या कि नेट वोल्टेज कितना आएगा, V = IR। जबकि इस वाले पे आ जाएगा V1 = IR1, इस जगह पे वोल्टेज आएगा V2 = IR2, इस जगह पे वोल्टेज आएगा V3 = IR3। यहाँ करंट सेम है, करंट सेम फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने करंट को I1 I2 I3 नहीं लिखा, करंट को सेम रहने दिया। तो देखिए V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो कितना आएगा, IR = IR1 + IR2 + IR3। I कॉमन लेके कैंसिल होने पर R = R1 + R2 + R3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसका डेरिवेशन पूछता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रूफ करिए नेट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस। तो कभी भी जब सीरीज में होगा तो इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit, the total the current through the circuit, the potential difference across the lamp. ये 4 ओम, इसका कितना है 4 ओम है। अब ये लैंप कितना रेजिस्टेंस का है, लैंप है, ये आपको बहकाने के लिए दिया है लैंप, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। यहाँ 20 ओम का है। अभी मैंने बोला कि इसका मतलब R1 का वैल्यू कितना हो गया 4 ओम, R2 का वैल्यू कितना हो गया 20 ओम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 24 ओम। और तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दिया होगा 6 वोल्ट। तो अभी मैंने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो V = IR, तो I = V/R लगा देंगे। V कितना है 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24। तो इसको जब कट करेंगे तो मेरा करंट कितना आ जाएगा 0.25। अब पूछ रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मतलब लैंप को माना है, लैंप को 1 माना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसका 1 का पूछा है। तो क्या होगा फॉर्मूला I × R, क्या होगा R × I। तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 20 और करंट कितना है 0.25, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 वोल्ट। सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर,
इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर फाइंड आउट करना है इस जगह पे, ये कंडक्टर है तो इसका कितना है 4 ओम गिवन है, 4 ओम पुट कर दिया एंड करंट कितना है 0.25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 वोल्ट। तो मुझे बेसिकली ये पूछा गया था, ये कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत हाईली चांस है इसको पूछने का। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर आर रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर इट्स रेजिस्टेंस वुड बी आर इक्वल टू वी बाई आई। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए, पोटेंशियल कितना 6 एंड 0.25, कितना आएगा 24 के बराबर आया, तो पहले जो निकाले तो वही 24 आया, तो टोटल रेजिस्टेंस 24 के बराबर ही आएगा हमेशा, तो ये प्रूव भी कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या पूछ रहे हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल में रेजिस्टेंस, उसमें क्या किया था वोल्टेज को ऐड किया था, इसमें क्या करेंगे करंट को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे करंट को, यहाँ जाएगा, यहाँ सपोज गया आई करंट, यहाँ गया I1 करंट, इस जगह पे गया I2 करंट और इस जगह पे गया I3 करंट। ये जब करंट फ्लो होगा तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे यहाँ। तो I का वैल्यू कितना होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो ये वाला इक्वेशन में मैं ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये तीनों पुट करूंगा। तो I1 इक्वल टू V बाई, यहाँ क्या है, अगर आपको याद होगा तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस में मैंने करंट को सेम रखा था, इस जगह पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन सीरीज व्हाट विल बी द सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी द सेम बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल बी द सेम। So in parallel combination what will be the same, voltage will be the same. So in this equation we will put current value V by RP में मैंने यहाँ पुट किया, I1 इक्वल टू V by R1, I2 की जगह पे V by R2, I3 की जगह V by R3। जब V कॉमन आएगा तो V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है, कोई भी जब पैरेलल का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 have the values of 5, 10, 30 respectively which have been connected to a battery of 12 volt। कितना 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ये बोल रहा है ये पैरेलल में है, हाँ पैरेलल में, ये लिखा नहीं तो बट पैरेलल में। चलिए देखते हैं, ये पैरेलल में फर्स्ट सर्किट कितना है 5 ओम, सेकंड 10 ओम, ये कितना है 30 ओम, 30 ओम। इसको कौन सा, इसका वोल्टेज किससे कनेक्टेड है 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो इसका नेट रेजिस्टेंस अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 कितना है 5 प्लस 1 बाई R2 कितना है 10 प्लस 1 बाई R3 कितना है 30। तो 1 बाई आर इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5 10 30 का एलसीएम 30, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 6 और 10 इंटू 33 प्लस कितना आएगा 1। तो 1 बाई आर इक्वल टू 10 बाई 30। तो इसको कटेंगे तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 3, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम। टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम और वोल्टेज है 12 वोल्ट। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था करंट इक्वल टू V बाई आर, तो वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना है 3 ओम, तो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4 एम्पियर, कितना आएगा 4 एम्पियर। तो टोटल करंट आया 4 एम्पियर, बट मुझे पूछा है इसमें कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ जो था इस जगह पे I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। तो मैं सेम पुट कर देता हूँ, क्या पुट करूंगा I1 इक्वल टू V बाई R1, I1 इक्वल टू कौन सा वाला में V बाई R1। तो देखते हैं V बाई R1 किसको, V कितना आया है, V है 12 वोल्ट, R1 कितना है, R1 है R1 5, 12 बाई 5। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा 12 बाई 10 और I3 कितना हो जाएगा 12 बाई 30। इसी को सॉल्व करेंगे 12 बाई 5 को कितना आएगा 5 टू 10 एंड 2.4 आ जाएगा, 5 4 20, ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 3 4 12, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल करंट और करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, if in figure given below R1 equal to 10, R2 equal to 40, R3 equal to 30 ohm, R4 equal to 20 ohm, R5 equal to 60 ohm, and a 12 volt battery is connected to arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and the total current flowing through the circuit. अगर देखिएगा इसको तो क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है क्या, ऐसा करके ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ऐड किया गया है पैरेलल में, फिर ऐड किया गया, इसको ऐसे बनाता हूं मैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना है R1 10 ओम, R2 कितना है 40, मैं देख के उतार रहा हूँ, R3 कितना है 30, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम, जिसको कितना वोल्ट से कनेक्ट किया गया 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया।
तो पूरा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इनको पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करता हूँ। 1/RP, तो पैरेलल कितना होगा 1/10 प्लस 1/40। डायरेक्ट मैं करता हूँ 40 10 का एलसीएम 40, ये आ जाएगा 1, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो कितना 5/40, तो 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो कितना है 1/8। तो RP हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 1/RP का वैल्यू 1/8 है, तो RP का वैल्यू 8 हो गया। सिमिलरली ये वाला इसको RP1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको RP2 का कितना हो जाएगा, RP2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से 1/RP2 इक्वल टू हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, एलसीएम 60 और उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना है 6/60, जो कि 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो RP2 कितना आएगा, RP2 आएगा 10, कितना 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/RP2 का वैल्यू 1/10 है, तो RP2 का वैल्यू 10। जब नेट रेजिस्टेंस आएगा तो नेट रेजिस्टेंस आएगा R इक्वल टू 10 प्लस 8, कितना है 18, कितना है 18। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या था हम लोगों ने पहले बता दिया है, I इक्वल टू V/R होता है। V कितना है 12 और R कितना है 18, तो कितना 6 2 जा 12 6 3 जा 18, तो कितना है मेरा करंट 2/3, तो I इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2/3, ठीक है। ये करंट आया, ये रेजिस्टेंस 18, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे जो मेन एग्जांपल मैंने अभी पढ़ा, क्या हम लोगों ने पढ़ चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट इसका डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट और एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट हमेशा पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल और डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा था, करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर को और इलेक्ट्रिक क्या बल्ब को दोनों साथ में जोड़ूं, तो दे नीड करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, इसके लिए अलग अलग वैल्यू का करंट चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए और इलेक्ट्रिक बल्ब में उसके लिए लो करंट चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटर में बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए, तो ये दोनों को साथ में सीरीज में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सेम चीज को अगर पैरेलल में मैंने ऐड करता, अगर इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को मैं पैरेलल में ऐड करता, तो मैं दोनों को यूज कर पाता। बट क्योंकि ये सीरीज में ऐड है, ये हीटर है, सपोज को ये हीटर है, ये है बल्ब, जब ये दोनों को सीरीज में ऐड करता हूँ तो क्या होता है, इसके लिए इसको चाहिए हाई करंट, इसको चाहिए लो करंट, बट करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये डिसएडवांटेज है कि इन सब चीजों को मैं सीरीज में ऐड नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। कह रहा है क्या कि अगर कोई एक कंपोनेंट अगर फेल हो गया, सपोज करो ये फेल हो गया, तो ये यहाँ से सर्किट ब्रेक कर जाता है। तो जब हीटर जब चल नहीं रहा है, जब ये फेल हो गया, तो बल्ब ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। तो दोनों साथ में जब एक कंपोनेंट जब फेल हुआ, तो पूरा सर्किट ब्रेक कर जाता है। तो ये सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज पैरेलल सर्किट का एडवांटेज देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, करंट इट डिवाइड्स द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को अलग अलग गैजेट्स को अलग अलग करंट प्रोवाइड करता है। सपोज को ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये क्या है हीटर है, क्या है हीटर है, और ये है फैन। हीटर को जो करंट हीटर को चाहिए वो करंट ये प्रोवाइड करेगा पैरेलल में, और जो करंट फैन को चाहिए वो करंट फैन को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ सर्किट अलग अलग है, यहाँ पैरेलल में है। तो फैन को जो करंट चाहिए, फैन क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा है और पैरेलल में जो होता है करंट वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग करंट में प्रोवाइड कर सकता है, बट सीरीज में करंट सेम होता है। इसीलिए हीटर और फैन आप पैरेलल में लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखा, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज। एक फायदा ये भी है कि पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस हेल्पफुल व्हेन ईच गैजेट हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग गैजेट में होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। और डिफरेंट करंट तो बिल्कुल है, ऑपरेट करना ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछता है कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट और डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ, हमेशा पूछा, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट वन बाय वन एक भी लाइन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखा है, जिससे बिल्कुल क्वेश्चन ही आते हैं, वही चीज ही मैंने लिखा है इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा रेजिस्टिव है, पूरा रेजिस्टिव मींस हाई इन रेजिस्टेंस, एकदम रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एंटायरली एज हीट। तो सोर्स होगा, अगर पूरा रेजिस्टेंस हाई है तो करंट बहुत स्लो फ्लो करेगा। अगर कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो करंट बहुत स्लो फ्लो करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स हीट पैदा करता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हाई रेजिस्टेंस होता है तो करंट स्लो फ्लो करता है, जब करंट स्लो फ्लो करता है तो एक फोर्स लगता है जो हीट पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड एंटायरली एज हीट। सोर्स ऑफ एनर्जी किसमें डिसिपेट होता है, हीट में होता है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर ऑफ
resistance R. Let the potential difference across it be V and T is the time during which a charge की flow across. तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो आई को डायरेक्ट ये क्यू बाई टू पुट किया है, तो वी आर क्यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं आई पुट कर सकते हैं, पावर इक्वल टू वी इंटू आई आया। तो यहाँ जो है क्या लिखा हुआ है, और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम कितना है, पावर इनटू टाइम है। एनर्जी इक्वल टू हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, वो सेम थ्योरी वो यहाँ पुट किया है। तो पावर इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा, वी इंटू आई, तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई पुट किया, तो वी इंटू आई इंटू क्या हो गया, टाइम हो गया। तो जब इस सबको ऐड करते हैं तो हीट जो होता है वी इंटू आई टी होता है, वी आई टी मतलब वोल्टेज, करेंट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये हीट पैदा होगा वी इंटू आई इंटू टी। अगर वी की जगह पे मैं आई आर पुट करता हूँ तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मेरा फॉर्मूला बन के आता है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर पुट करते हैं तो एच इक्वल टू कितना आई स्क्वायर आर टी। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको जस्ट वोल्टेज, करंट और टाइम गिवन होना चाहिए तो आपका हीट निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, ये मेरा हेडिंग था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। इट implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current, कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट और टाइम। तीन चीज पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, हीट किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस पे गिवन करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। जब तीनों चीज को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। तो ये पूछेगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, डिराइव द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये तीनों लिखना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये डिराइव करना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इतना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट में, इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। गिवन है 100 जूल, 100 जूल ऑफ हीट कितना है, एज गिवन है 100 जूल ईच सेकंड मतलब टाइम, ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड इन 4 ओम, आर कितना हुआ है 4 ओम गिवन है, आर इक्वल टू 4 ओम गिवन है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, तो अभी मैंने जस्ट पढ़ा है एच इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर टी, जस्ट पढ़ा है फॉर्मूला। हीट कितना गिवन है 100 आई स्क्वायर, एज इट इज करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है 4 इंटू 1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई 4 कितना आएगा 25, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो करंट कितना आएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट आया। तो करंट अगर 5 एम्पियर है तो अगर V इक्वल टू आई आर अप्लाई करते हैं, क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा निकल आ जाएगा, आई कितना है 5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 ओम, तो ये 20 वोल्ट, सॉरी क्या होगा 20 वोल्ट, तो V इक्वल टू मेरा आ जाएगा 20 वोल्ट, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या किया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला अप्लाई किया, जहां से मैंने करंट निकाला, करंट निकालने के बाद मुझे पता था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा V इक्वल 20 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पुट करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ। याद रखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर इस चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो आप तो आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ, ये लास्ट 1 से 2 और स्लाइड है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ बहुत पूछते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ। तो देखिए क्या लिखा है, डू टू हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में लॉस होता है, हीट में यूज होता है। तो ये क्या किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट का प्रॉपर्टी है कि वो हीट पैदा करेगा ही करेगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो होता है कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे अगर हीट पैदा कर रहा है तो हम लोग उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक ओवन में, ये सारा बोलेगा व्हाट आर द एप्लीकेशन, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर। पूछेगा इससे व्हाट इज द जूल्स लॉ एंड ड्रॉ राइट द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ, तो आप ये सब एग्जांपल लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का है तो पूछने का हाईली चांस है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जूल्स में और भी लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, here the filament made of metal with high melting point that can retain much heat, so it gets very hot and emit lights. मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई, मतलब ये पिघलेगा नहीं, ये जल्दी नहीं पिघलेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जल्दी नहीं पिघलेगा। तो क्यों नहीं पिघलेगा, टंगस्टन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट वहां ज्यादा फ्लो करता है, उस जगह पे करंट कम फ्लो करता है, और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस हाई होता है तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट ज्यादा पैदा करता है। तो फिलामेंट should be thermally isolated using an insulating support. The bulbs are filled with chemically inactive nitrogen and argon gas. कौन सा गैस फिल किया जाता है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस, कहाँ बल्ब में, to prolong the life of filament. So most of the power consumed by the filament appear as heat. तो वो हीट जो होता है, वो हीट हम लोग चाहते हैं हाई रेजिस्टेंस रखना, क्योंकि कम से कम करंट कम हो ताकि हीट कम पैदा हो, क्योंकि मेरा यहाँ मोटिव नहीं है हीट पैदा करना, मेरा मोटिव रहता है लाइट पैदा करना। तो इस जगह पे मेरा रेजिस्टेंस क्या रहता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और करंट
कम, करंट क्या होता है लो होता है। करंट इसलिए लो रखते हैं क्योंकि करंट हीट जो है करंट पे डिपेंड करता है। अगर हीट करंट पे डिपेंड, अगर करंट ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, तो हम लोग करंट को लो रखने की कोशिश करते हैं। और अगर हीट ज्यादा होगा तो ये पिघलेगा, इसीलिए हम ऐसा मेटल यूज करते हैं जो कम मेल्ट हो, बहुत तेज, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि इतना डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, तब जाके ये मेल्ट होगा। तो टंगस्टन बेस्ट एग्जांपल है इसको यूज करने के लिए। अगर पूछेगा कि व्हाई टंगस्टन इज बीइंग यूज्ड इन बल्ब, इसका आंसर है टंगस्टन इज बीइंग यूज्ड इन बल्ब बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इसलिए हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन को। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ में एक और है थर्ड, ये है फ्यूज। फ्यूज यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये भी एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज जो होता है इसमें हम ऐसा चीज यूज करते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जो बिल्कुल लो मेल्टिंग पॉइंट का हो, ऐसा लो मेल्टिंग पॉइंट जो जैसे ही थोड़ा सा हीट हो वो टूट जाए। तो देखो क्या करते हैं इसको, इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट अगर ज्यादा फ्लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। तो फ्यूज किसमें प्लेस होता है, सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन alloy of suitable melting point. During the overflow of the current, temperature of the fuse wire increases. It melt the fuse wire and breaks the circuit. तो फ्यूज वायर को मेल्ट करता है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम, ऐसा मेटल चूज करना जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। द फ्यूज वायर इज इनकेस्ड इन अ कार्टिज ऑफ प्रोक्लेन और सिमिलर मटेरियल दैट विद मेटल एंड्स। क्या लिखा है, कार्टिज ऑफ प्रोक्लेन इनकेस्ड इन, मतलब एक ऐसा चीज है जो क्या कहते हैं, ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, उस टाइप का मटेरियल से बनाया जाता है जो बहुत जल्दी पिघले, उसको बोलते हैं कार्टिज ऑफ पोर्टलैंड। अब देखो ये क्या लिखा है, द फ्यूज यूज्ड फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। कोई भी फ्यूज ऐसा यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कितना क्या हो जाता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का होता है। इलेक्ट्रिक आयरन कितना होता है, 1 किलोवाट का होता है, कितना वोल्ट पे चलता है, 220 4 4.5 4 एम्पियर या इस टाइप का एम्पियर पे चलता है। सो इन दिस केस ऑफ 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज्ड। कितना एम्पियर का फ्यूज यूज होना चाहिए, 5 एम्पियर। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट कुछ कोई ऐसा जो कम पे चल रहा है, उससे ज्यादा का एम्पियर का मुझे फ्यूज लेना है, तभी जाके ये ब्रेक करेगा फ्यूज। तो फ्यूज किस टाइप का लेना है, उससे ज्यादा एम्पियर का वायर का फ्यूज लेना है, तब जाके ये ब्रेक करेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो, याद रखना, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस जगह पे ऐसा मेटल यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो और रेजिस्टेंस हाई हो, तो वो ब्रेक करेगा। क्यों करेगा, ब्रेक करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्यू टू एक्सेसिव हीट। ठीक है। अब करते हैं लास्ट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। क्या है, इलेक्ट्रिकल दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एंड टाइम। तो इसका जो यूनिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाट इंटू आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। इसका यूनिट होता है वाट, पावर का, इसका एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वाट इंटू आवर। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। ये पूरा कंप्लीट था, पूरा इलेक्ट्रिसिटी इस पे कंप्लीट हुआ, पूरा एनसीईआरटी। ये पार्ट 1 लेक्चर है, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कैसे इसको इसका जितना भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होगा वो सारा न्यूमेरिकल्स खूबसूरत तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कुछ कोई टॉपिक नहीं छूटा है जो कि जो यूज ना हो। ये सारा पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। इस वीडियो में मैंने जो जो भी बोला वो सारा इंपॉर्टेंट, वो सारा पूछेगा ही पूछेगा। तो कृपया जो भी मैंने रेड पेन से लिखा है वो आप लोग नोट करना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।